अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम SOC 609 के लेक्चर नंबर 20 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस को। और यहाँ पे हम टॉपिक नंबर 67 से 69 तक रीड करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस या लेक्चर्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लेक्चर की कोई भी कहीं से भी पॉइंट समझ ना आए तो मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 67 पर, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये रिसर्च पर है। सो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस भी एक रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करता है। इसका जो पर्पस होता है वो ये देखना होता है कि सोसाइटी में टाइम के साथ क्या तब्दीलियाँ आई हैं, जो सोशल चेंजेस हैं वो टाइम के साथ क्या आई हैं और ये तब्दीलियाँ क्यों और कैसे हुई हैं। सो इस रिसर्च में रिसर्चर कई डिकेड्स या जो है वो सेंचुरीज़ का डाटा कंपेयर करता है, मतलब 20, 50 या 100 साल पहले और आज की सोसाइटी का मुकाबला करता है। जैसे कि अगर हम आज जो महंगाई जा रही है उसका कंपेयर करें 20 साल पहले, 50 साल पहले या 90s 80s के हिसाब से हम जब मुकाबला करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों का, ठीक है, तो यही हमारा हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। तो ये मेथड बड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए यूज़ होता है। कौन सा? हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस वाला मेथड। जैसे कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई, कल्चर में क्या चेंजेस आए, लोगों की सोच और रहन सहन कैसे जो है वो उनमें बदलाव आया। सो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस का फोकस कल्चर पर भी होता है और रिसर्चर कोशिश करता है कि जिन लोगों का स्टडी कर रहा है उनकी नज़र से उनकी ज़िंदगी और कल्चर को समझे। यानी अगर रिसर्चर किसी एक शख्स की बुनियादी ज़रूरियात, उसके पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करके उसकी चीज़ों को रिसर्च कर रहा है तो वो ये भी देखेगा कि जो जिसकी हम रिसर्च कर रहे हैं उस शख्स का नज़रिया क्या है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ठीक है। सो इस मेथड में रिसर्चर पुराने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और आर्चीव्स का एनालिसिस करता है और साथ ही टेक्स्ट एनालिसिस, आर्चीव एनालिसिस, मेमो राइटिंग और जो है नैरेटिव का भी यूज़ करता है ताकि इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज और एक्सप्लेन किया जा सके। सो ये रिसर्च थ्योरीज का भी यूज़ करती है ताकि पुराने इवेंट्स को नए एंगल से समझा जा सके। सो याद रखना है, अपने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिव अप्रोचेस से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ मेंबर्स या सिर्फ ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं करती बल्कि हिस्ट्री और कंपैरिजन दोनों को मिलाकर सोशल चेंज की वजाहत करती है, ठीक है। सो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 68 पर, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च स्टेजेस पर। स्टूडेंट, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्चर कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जो है वो डिसीजन लेता है। इस रिसर्च की 4 मेन डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। सो पहली जो इसकी डायमेंशंस है, यानी कि जो पहला पहलू है वो ये है कि किस जगह का रिसर्चर ने स्टडी करना है। यानी जो सबसे पहले रिसर्चर डिसाइड करता है वो ये करता है कि वो सिर्फ एक कंट्री के बारे में स्टडी करेगा या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के बारे में उनको कंपेयर करेगा, ठीक है। दूसरी इसकी डायमेंशंस ये है कि टाइम या हिस्ट्री को कैसे इंक्लूड करना है, ठीक है। यानी रिसर्चर ये भी सोचता है कि हिस्ट्री को किस तरह यूज़ करें, क्या वो सिर्फ पुराने वक्तों को देखेगा या पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कंपैरिजन करेगा, ठीक है। थर्ड बात इसकी ये है कि किस टाइम पीरियड पर फोकस करना है, यानी रिसर्चर डिसाइड करता है कि सिर्फ एक पुराने टाइम पीरियड का स्टडी करें या रिसेंट पीरियड को भी इंक्लूड करें। चौथी इसकी बात ये होती है, पहलू होता है कि किस टाइप का डाटा यूज़ करना है, यानी आखिर में जो रिसर्चर ये फैसला करता है कि वो क्वांटिटेटिव डाटा जो कि नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स में होता है वो यूज़ करेगा या क्वालिटेटिव डाटा जो कि डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड होता है उस डाटा को यूज़ करेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो इसके 4 पहलू थे। अब हम बात करेंगे रिसर्च के स्टेजेस के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें 7 स्टेजेस दिए गए हैं। जो पहला स्टेज है वो क्या है? देखिए, पहला स्टेज हमारे पास कंसेप्चुलाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है, यानी सबसे पहले रिसर्चर अपना रिसर्च टॉपिक या प्रॉब्लम क्लियर करता है। दूसरा स्टेज लोकेटिंग एविडेंस, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता है। थर्ड स्टेज जो है वो इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ एविडेंस होगा, यानी इसके बाद जो पहले 2 पॉइंट्स हैं उसके बाद रिसर्चर चेक करता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑथेंटिक या रिलायबल और जो है वो एक्यूरेट है या नहीं। चौथा स्टेज आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एविडेंस, यानी फिर सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है।
5वां स्टेज है सेटिंग अ क्राइटेरियन ऑफ एनालिसिस, यानी इस स्टेज में रिसर्चर डिसाइड करता है कि डाटा को किस मेथड या टूल से एनालाइज करेगा। 6 स्टेज इसका डाटा एनालिसिस है, यानी इसमें वो जो रिसर्चर है वो कलेक्टेड डाटा का एनालिसिस करता है। इसके लिए मेमो राइटिंग, एक्सेल शीट या मैनुअल वर्ड शीट का यूज़ हो सकता है। 7वां स्टेज रिपोर्ट राइटिंग है, ये हमारा लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, रिसर्चर का। तो इसमें रिसर्चर सारी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर एक क्लियर, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट लिखता है ताकि रीडर्स आसानी से रिसर्च को समझ सकें, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स इसके जो 7 इम्पोर्टेंट स्टेज हैं ये अच्छे से याद रखना है आपने, ठीक है, ये नेम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देन हम आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 69, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस रिसर्च चैलेंजेस। स्टूडेंट, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस एक अच्छा रिसर्च मेथड है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसमें रिसर्चर को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहला चैलेंज जिसको जो करना पड़ता है वो ये है कि उसको ये प्रॉब्लम होती है कि पुराना और रिक्वायर्ड डाटा या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आसानी से नहीं मिलते उसको, ठीक है, यानी डाटा हासिल करने में मुश्किल होती है। दूसरा चैलेंज उसको ये होता है जो पुराना डाटा या आर्चीव्स मिलते हैं उसे ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट, ऑथेंटिक या एक्यूरेट हो, इसलिए रिसर्चर को उनकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, यानी आर्चीव्स की क्वालिटी चेक करना पड़ता है उसे, ठीक है। थर्ड चैलेंज उसको आता है डॉक्यूमेंटेशन में एरर्स, यानी कभी पुराने रिकॉर्ड्स में गलतियां या मिसिंग इंफॉर्मेशन होती हैं। अगर रिसर्चर इन गलतियों को इग्नोर करे तो रिसर्च के रिजल्ट्स भी गलत हो सकते हैं। चौथा चैलेंज स्टूडेंट्स जो उनको होता है मिस इंटरप्रिटेशन से बचना, यानी रिसर्चर को असल फैक्ट्स को ठीक तरह समझना होता है। अगर वो डाटा का गलत मतलब निकाल ले तो रिसर्च का नतीजा भी गलत होगा। पांचवा चैलेंज जो उसको करना पड़ता है रिसर्चर को ये है कि पास्ट कल्चर को समझना मुश्किल होता है उसके लिए, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर को पुराने ज़माने के कल्चर, सोसाइटी को समझना पड़ता है, क्योंकि हम उस दौर में नहीं रहते, इसलिए उस कल्चर को सही तरह समझना मुश्किल होता है। छठा चैलेंज उसके लिए होता है कल्चर की कम अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर रिसर्चर जिस कल्चर पर रिसर्च कर रहा है उसके बारे में उसकी नॉलेज कम हो तो वो सही एनालिसिस नहीं कर सकेगा। सातवां चैलेंज जो है वो कल्चरल बायसनेस है, यानी समटाइम ऐसा होता है कि रिसर्चर अपनी पर्सनल सोच, बिलीव्स या कल्चर की वजह से रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर देता है, इसे कल्चरल बायसनेस कहते हैं। इससे पूरी तरह जो है वो रिसर्च के रिजल्ट्स मिसलीड हो सकते हैं। आठवां जो चैलेंज है हिस्टोरिकल मिस इंटरप्रिटेशन है, यानी समटाइम रिसर्चर हिस्टोरिकल इवेंट्स को गलत तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। इस प्रॉब्लम को हिस्टोरिकल मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं और ये हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में बहुत कॉमन चैलेंज है। तो ये यहाँ पर हमें जो दिए गए हैं चैलेंजेस वो 8 तरह के दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ये आपको 8 जो है वो चैलेंजेस याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।